हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कॉमर्स बाय हर्षिता। तो जैसा कि मैंने अपने चैनल पे आपको लॉन्ग क्वेश्चंस कराना स्टार्ट किया है, तो मैं अभी तक आपको पार्ट 2 तक डिस्कस कर चुकी हूँ, जिसमें हम सारे लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं जो कि आपके 3 नंबर 5 नंबर या 6 नंबर में पूछे गए हैं कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग में। ठीक है, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कुछ और लॉन्ग क्वेश्चंस की पार्ट 3 में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो 3 नंबर में पूछा गया है आपका, जिसमें कह रहा है एक्सप्लेन द टर्म बेसिक पे। हमें बताना है कि बेसिक पे क्या होता है, हाउस रेंट अलाउंस क्या होता है और टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स यानी टीडीएस क्या होता है, और इसका प्रिपरेशन हम क्या कैसे मतलब पेरोल में करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो इन द प्रिपरेशन ऑफ पेरोल दीज थ्री टर्म्स रिप्रेजेंट द फाउंडेशन ऑफ एन एम्प्लॉयज़ अर्निंग। तो एम्प्लॉयज़ की अर्निंग का ये एक तरह से फाउंडेशन है, समझ लीजिए। ठीक है, ये स्पेसिफिक अलाउंस फॉर लिविंग कॉस्ट, एक स्पेसिफिक अलाउंस है लिविंग के लिए, मतलब कॉस्ट है। मैंडेटरी टैक्स है जो कि डिडक्शन होना है एम्प्लॉय की अर्निंग से। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा जो टर्म है वो है बेसिक पे। तो बेसिक पे एक मैंडेटरी सैलरी होती है हमारी। ठीक है, तो बेसिक पे इज द कोर फिक्स्ड पोर्शन ऑफ एन एम्प्लॉय सैलरी। तो एम्प्लॉय की सैलरी का एक फिक्स्ड पोर्शन है जो उसको देना ही देना है, वो भी बिफोर एनी एक्स्ट्राज, बोनस और ओवर टाइम छोड़ करके या कोई मैंडेटरी डिडक्शन जो मेड होनी है वो छोड़ करके, तो जो हमारी सैलरी बेसिक पे वही कहलाती है। ठीक है, अगर हम इसका रोल बताएं पेरोल में क्या है, तो मैनी अदर पेरोल कंपोनेंट्स सच एज द प्रोविडेंट फंड ग्रेचुटी आर कैलकुलेटेड एज अ फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ द बेसिक पे। तो हमारी बेसिक पे के ही बेसिस पे जो है प्रोविडेंट फंड या ग्रेचुटी निकाला जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा जो टर्म है वो है एचआरए, जिसको हाउस रेंट अलाउंस बोलते हैं। तो ये एक स्पेसिफिक अलाउंस होता है जो कि एम्प्लॉयर को प्रोवाइड किया जाता है टू हेल्प एम्प्लॉयज़ मीट देयर रेंटल एकोमोडेशन एक्सपेंसेस। तो उसको अगर रेंट पे रहना है तो उसके लिए रेंटल एकोमोडेशन एक्सपेंसेस कहलाते हैं ये एचआरए आपके। ठीक है, तो ये क्यों कैलकुलेट किया जाता है? इट एम्प्लॉयज टिपिकली सेट एचआरए एज अ फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ द बेसिक पे। तो बेसिक पे का ही कुछ फिक्स्ड परसेंटेज होता है आपका एचआरए। ठीक है, तो कॉमनली 50% फॉर मेट्रो सिटीज़। तो बेसिक पे का 50% एचआरए होगा अगर आप मेट्रो सिटी में जॉब कर रहे हैं, जैसे कि दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता या चेन्नई हो गया, और 40% होगा नॉन मेट्रो सिटी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा टीडीएस, जिसको हम टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स बोलते हैं, और जो कि एम्प्लॉय की अर्निंग या सैलरी से डिडक्ट किया जाता है। ठीक है, तो टीडीएस इज अ सिस्टम वेयर द एम्प्लॉयर विथ होल्ड्स अ पोर्शन ऑफ द एम्प्लॉयज इनकम एज अ एडवांस इनकम टैक्स एंड रेमिट्स इट डायरेक्टली टू द गवर्नमेंट। तो ये डायरेक्टली गवर्नमेंट को दिया जाता है आपकी अर्निंग से डिडक्ट करके। ठीक है, तो पेरोल में इसका कैलकुलेशन कैसा है? तो द एम्प्लॉयर एस्टिमेट्स द एम्प्लॉय टोटल एनुअल टैक्सेबल इनकम। तो जब ग्रॉस सैलरी में से हम माइनस कर देते हैं सारी एग्जाम्पशंस को, जैसे एचआरए हो गया, डिडक्शंस हो गई एटीसी की, तो उसके बाद एंड अप्लाइज द रिलीवेंट इनकम टैक्स स्लैब रेट्स टू डिटरमाइन द मंथली टीडीएस अमाउंट। फिर हम इनकम टैक्स रेट स्लैब रेट अप्लाई करते हैं और टीडीएस का मंथली अमाउंट निकालते हैं। ठीक है, सारी डिडक्शंस के बाद। ठीक है, चलिए, तो ये तीनों कॉन्सेप्ट हमने अच्छे से समझ लिया, बेसिक पे और आपका एचआरए और तीसरा आपका टीडीएस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी आपका 3 नंबर में पूछा गया है। इसमें कह रहा है एक्सप्लेन ग्रेड पे, डियरनेस अलाउंस एंड ट्रांसपोर्ट अलाउंस एज अ कंपोनेंट्स ऑफ पेरोल। ठीक है, तो सबसे पहले हम ग्रेड पे की बात करते हैं। तो ग्रेड पे बेसिकली बेसिक पे को ही कहते हैं। तो ग्रेड पे इज अ फिक्स्ड अमाउंट असाइन टू एन एम्प्लॉय बेस्ड ऑन देयर जॉब लेवल। तो उसकी जॉब के हिसाब से या उसकी रैंक या पोजीशन के हिसाब से जो उसको एक फिक्स्ड अमाउंट दिया जाता है, उसी को हम ग्रेड पे या बेसिक पे बोलते हैं। ठीक है, तो इसका पर्पस क्या होता है? तो इट स्टैंडर्डाइजेस पे अक्रॉस डिफरेंट डिपार्टमेंट्स फॉर सिमिलर लोस एंड सर्व एज अ प्राइमरी इंडिकेटर ऑफ सीनियरिटी। तो ये एक प्राइमरी इंडिकेटर होता है। ठीक है, जिसका जो रोल है उसके हिसाब से उसको वो बेसिक पे या ग्रेड पे दिया जाता है। अब पे रोल में इसका क्या वो होता है? तो इन लीगेसी सिस्टम्स लाइक इंडिया सिक्स्थ पे कमीशन इट वाज एडेड टू द पे इन अ पे बॉन्ड। पे बैंड में ऐड होता है ये टू डिटरमाइन द बेसिक पे विच देन सर्व एज द बेसिस फॉर कैलकुलेटिंग अदर अलाउंस लाइक डीए एंड एचआरए। ठीक है, तो हमारा ग्रेड पे के अनुसार ही बेसिक पे होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा डीए, जिसको हम डियरनेस अलाउंस बोलते हैं। तो डीए इज अ कॉस्ट ऑफ लिविंग एडजस्टमेंट
पेड टू एम्प्लॉयज़ एंड पेंशनर्स टू मिटिगेट द इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन के इम्पैक्ट के हिसाब से डीएनएस अलाउंस दिया जाता है एम्प्लॉयज़ को, ठीक है। तो इसके कैलकुलेशन के लिए हम क्या करते हैं, इट इज़ कैलकुलेटेड एज अ फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ बेसिक पे। तो ये भी हमारे बेसिक पे के एक फिक्स्ड परसेंटेज के हिसाब से कैलकुलेट किया जाता है। फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ इट इज़ टिपिकली रिवाइज ट्वाइस अ ईयर। तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं आप, तो जनवरी और जुलाई 2 बार ये आपका रिवाइज होगा। एंड और अगर हम बात करें बेस्ड ऑन द ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, तो ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के अकॉर्डिंग ऐसा होता है, ठीक है। अगर हम टैक्सेबिलिटी की बात करें तो अनलाइक सम अदर अलाउंस डीए इज फुली टैक्सेबल अंडर द इनकम टैक्स एक्ट। तो डीए आपका डीएनएस अलाउंस फुली टैक्सेबल होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा टीए, जिसको हम ट्रांसपोर्ट अलाउंस बोलते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये जो टर्म्स हम समझ रहे हैं ये सब आपके पे रोल में ही आते हैं, चाहे आपका एचआरए हो जाए, चाहे आपका डीए हो जाए, चाहे आपका टीए हो गया, ठीक है, या फिर आपका बेसिक पे हो गया, ग्रेड पे हो गया, ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट अलाउंस की बात करें तो ये आपको मिलता है कन्वेंस अलाउंस, ठीक है। इट इज़ प्रोवाइडेड टू एम्प्लॉयज़ टू कवर ट्रेवल एक्सपेंसेस बिटवीन देयर रेसिडेंस एंड देयर वर्क प्लेस। तो ये जो है रेसिडेंस और वर्क प्लेस के जो डिस्टेंस है उसके हिसाब से ट्रांसपोर्ट अलाउंस दिया जाता है एम्प्लॉयज़ को, ठीक है। इसके कैलकुलेशन की बात करें तो डिपेंडिंग ऑन द ऑर्गेनाइजेशंस पॉलिसी, टीए कैन बी अ फिक्स्ड मंथली अमाउंट और कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द एम्प्लॉयज पे लेवल एंड द सिटी ऑफ पोस्टिंग। तो उसकी एम्प्लॉय की पोस्टिंग किस सिटी में हुई है और क्या उसका जो है फिक्स्ड, मतलब उसका ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी क्या है, उस हिसाब से उसको एक फिक्स्ड मंथली अमाउंट दिया जाता है जिसको ट्रांसपोर्ट अलाउंस बोलते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ये भी आपका 3 नंबर में है, ठीक है। तो इसमें कह रहा है लिस्ट द इंफॉर्मेशन टू बी फिल्ड विल क्रिएटिंग अ कंपनीज यूजिंग गेटवे ऑफ टैली। तो हम गेटवे ऑफ टैली अगर में कंपनी क्रिएट कर रहे हैं तो हमें कौन कौन सी इंफॉर्मेशन डालनी होगी, ठीक है। तो अगर हमें कंपनी क्रिएट करनी है गेटवे ऑफ टैली में तो उसमें हमें कई सारी इंफॉर्मेशन डालनी होती है। जैसे हमें अपनी कंपनी का नाम बताना पड़ेगा कि हमारी कंपनी का नाम क्या है, उसका मेलिंग एड्रेस क्या है ये बताना पड़ेगा, ठीक है। हमें अपना कंप्लीट एड्रेस देना होगा, हमें अपनी स्टेट और कंट्री चूज़ करना होगा कि हम इंडिया के हैं, यूपी के हैं, ठीक है। फिर हमें अपना पिन कोड डालना होगा। उसके बाद हम कॉन्टैक्ट डिटेल्स डालते हैं, तो कॉन्टैक्ट डिटेल हमारी ऑप्शनल होती है, कंपलसरी नहीं होती। तो जिसमें आपका टेलीफोन नंबर है, मोबाइल नंबर है, फैक्स नंबर है, ईमेल और वेबसाइट पूछता है, ठीक है। उसी तरीके से फिर हम बुक या फाइनेंशियल ईयर डिटेल डालते हैं, जिसमें हमारा फाइनेंशियल ईयर हमें बताना होता है कि कब से स्टार्ट हो रहा है। तो अभी हम कह सकते हैं कि 1 अप्रैल 2025 है, ठीक है। जैसे ही 1 अप्रैल 2026 आ जाएगा तो फाइनेंशियल ईयर हमारा 1 अप्रैल 2026 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से कुछ सिक्योरिटी कंट्रोल्स हैं जो हमें डिसाइड करना पड़ता है कि हम पासवर्ड लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे। अगर हम पासवर्ड यूज़ करते हैं कंपनी क्रिएट करते वक्त तो हमें सिक्योरिटी कंट्रोल को यस करना होता है, अदरवाइज हम उसको नो किए रहते हैं, ठीक है। उसी तरीके से कुछ करेंसी इंफॉर्मेशन होती है जो कि बाय डिफ़ॉल्ट ऑटो फिल्ड होती है, बस हमें उसको इंटर करके एक्सेप्ट कराना होता है। जैसे करेंसी सिंबल हमारा इंडिया का बना होता है, फॉर्मल नेम बना होता है, डेसिमल प्लेसेस 2 पे सेट रहता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट हुई रहती हैं, हमें नहीं फिल करनी पड़ती। हमें मेन अपना कंपनी का नाम फिल करना होता है, ठीक है। मेलिंग नेम और एड्रेस और स्टेट और कंट्री, पिन कोड और कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऑप्शनल हैं, आप डालना चाहे तो डालें, नहीं तो ना डालें। उसके बाद बुक्स और फाइनेंशियल ईयर डिटेल भी फिल्ड ही रहती है, बस हमें इंटर करना होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमें कंपनी क्रिएट करनी हो गेटवे ऑफ टैली में, तो ये स्टेप्स, मतलब ये चीज़ें हमें फॉर्म में फिल करनी होती है और कंप्यूटर पे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें कह रहा है एक्सप्लेन द फॉर्मूला टू कैलकुलेट टोटल अर्निंग्स। तो टोटल अर्निंग्स निकालने का क्या फॉर्मूला होता है। तो अगर हम बात करें तो इन एक्सेल में टोटल अर्निंग, जिसको हम ग्रॉस पे भी बोलते हैं, इज सिंपली द सम ऑफ ऑल योर पॉजिटिव इनकम कंपोनेंट। तो जितनी भी हमारी पॉजिटिव इनकम है सबका सम हमारा टोटल अर्निंग्स या ग्रॉस पे कहलाता है। जैसे हमारा बेसिक पे प्लस अलाउंसेज हो गया, प्लस वेरिएबल पे हो गया, फिर हमारा वन टाइम पे आउट्स हो गया, ठीक है। बेसिक पे की बात करें तो ये हमारा एक फिक्स्ड अमाउंट होता है, ठीक है। उसके बाद अलाउंसेस की बात करें तो ये भी हमारे बेसिक पे कुछ परसेंटेज होता है जो कि निकलता है। जैसे डीएनएस अलाउंस हो गया, आपका एचआरए हो गया, ट्रांसपोर्ट या कन्वेंस चार्जेस हो गए, ठीक है, या स्पेशल अलाउंस अगर आपको कुछ दिया जा रहा है तो वो हो गया, ठीक है। उसी तरीके से वेरिएबल पे या ओवर टाइम में अगर हम बात करें तो अर्निंग दैट चेंज बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस, हमने कितना देर तक काम किया है या हमारी परफॉर्मेंस क्या है उसके हिसाब से कुछ हमें अलग से पे मिलता है, तो वो है। और वन टाइम पे आउट्स या एडजस्टमेंट्स होते हैं, जैसे एरियर मिल रहा है या लीव इन कैशमेंट मिल रहा है
या ज्वाइनिंग रिटेंशन बोनसेस मिल रहा है, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो इन्हीं सब का टोटल हमारा क्या कहलाता है, आपका टोटल अर्निंग्स कहलाता है या ग्रॉस पे कहलाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्लेन द टर्म डेटा ऑडिट एंड डेटा वॉल्ट। तो ये हमारी कुछ सिक्योरिटी फीचर्स हैं जो कि हमें कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो डेटा ऑडिट और डेटा वॉल्ट में क्या डिफरेंस है, चलिए हम समझते हैं। तो इन कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम ए डेटा ऑडिट इज अ सिक्योरिटी फीचर दैट ट्रैक्स ऑल चेंजेस, एडिट्स एंड मैनिपुलेशन मेड टू ओरिजिनल डेटा। तो ये हमारा एक सिक्योरिटी फीचर है जो कि ट्रैक करता है हमारे चेंजेस, या हम कहीं एडिट्स कर रहे हैं या मैनिपुलेशन कर रहे हैं और ओरिजिनल डेटा का, तो उसके लिए। ठीक है, और आइडेंटिफाइज हु मेड द चेंजेस, और ये भी आइडेंटिफाई करता है कि किसने ये चेंजेस किया है, और इन डेटा की इंटीग्रिटी को इंश्योर करता है। ठीक है, लेकिन अगर हम डेटा वॉल्ट की बात करें तो ये एक सिक्योरिटी मैकेनिज्म है, वो एक सिक्योरिटी फीचर है और ये एक सिक्योरिटी मैकेनिज्म है जिसमें हमारे डेटा का इंक्रिप्शन होता है और ये कन्वर्ट करता है अनरीडेबल कोड को, ताकि टू प्रिवेंट अथोराइज्ड एक्सेस एंड मिसयूज, तो उसको ये बेसिकली सिक्योरिटी देता है उसके लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, ये भी हमारा 6 नंबर में है, जिसमें कह रहा है स्टेट द स्टेप्स इन्वॉल्व इन प्रिपरेशन ऑफ पेरोल अकाउंटिंग। पेरोल अकाउंटिंग जिसमें हम सैलरी का रिकॉर्ड रखते हैं एम्प्लॉयज़ की, तो उसके क्या स्टेप्स हैं उसको प्रिपेयर करने के। ठीक है, तो अगर हम पहले बात करें तो सबसे पहला पॉइंट है एस्टेब्लिश पॉलिसीज एंड सेटअप्स। तो सबसे पहले हम पॉलिसी सेटअप पॉलिसीज बनाते हैं और सेटअप करते हैं। ठीक है, मतलब पेरोल की पॉलिसी क्या होगी, हम लीव कितना देंगे, ओवर टाइम का क्या देंगे, प्री फ्रीक्वेंसी क्या होगी, और क्या क्या नेसेसरी टैक्सेस हैं जो कि हम डिडक्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, ऑन बोर्डिंग एंड डेटा कलेक्शन। फिर हम डेटा का कलेक्शन करते हैं, मतलब एम्प्लॉय की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, टैक्स फॉर्म्स को कलेक्ट करते हैं, उसकी बैंक डिटेल और सैलरी स्ट्रक्चर को कलेक्ट करते हैं। उसके बाद हम वैलिडेट करते हैं टाइम डेटा। ठीक है, जिसमें हम गैदर करते हैं उसकी अटेंडेंस, आवर्स वर्कड, उसका लीव रिकॉर्ड इंश्योर करते हैं, एक्यूरेट कंपनसेशन इंश्योर करते हैं। फिर हम उसका कैलकुलेट करते हैं ग्रॉस पे। ठीक है, टोटल अर्निंग्स जिसको कहते हैं, तो उसमें हमारा बेसिक सैलरी, अलाउंस प्लस ओवर टाइम और उसके बाद अनपेड लीव माइनस होती है। ठीक है, फिर हम अप्लाई करते हैं उसमें डिडक्शंस और नेट पे निकालते हैं ग्रॉस पे में से। फिर हम उसकी जनरल एंट्री करते हैं, फिर हम सैलरी को ट्रांसफ़र करते हैं सबके अकाउंट में, और फिर हम क्या करते हैं, कॉम्प्लायंस और रिपोर्टिंग करते हैं। ठीक है, चलिए तो ये कुछ स्टेप्स होते हैं जो कि हमें पेरोल अकाउंटिंग में करने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी आपका 5 नंबर में पूछा गया है, जिसमें कह रहा है स्टेट द स्टेप्स टू कंस्ट्रक्ट बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट इन टैली। यानी बीआरएस कंस्ट्रक्ट करने का क्या स्टेप है टैली में। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो बैंक, इसके लिए क्वालिटी थोड़ा बढ़ा लीजिएगा तो तभी ये क्वेश्चन आपको दिखेगा। ठीक है, तो बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट इन टैली इज एन इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी है that should be carried out by businesses to have better control as well as transparency regarding their money। तो कहीं ना कहीं बीआरएस क्यों हम बनाते हैं, ताकि हम बैंक के अकाउंट को अपने अकाउंट से टैली कर सकें। तो इसके लिए सबसे पहला स्टेप क्या है कि हम अपने बैंक अकाउंट को सेलेक्ट करते हैं, गेटवे ऑफ टैली पे जाते हैं। हियर यू विल अ नंबर ऑफ कैटेगरीज सच एज मास्टर ट्रांजेक्शन, तो कई सारी चीज़ें दिखती हैं, वहाँ पे हम बैंक को सेलेक्ट करते हैं, बैंकिंग को। ठीक है, फिर दिस विल ओपन अ न्यू डिस्प्ले, वहाँ पे फिर नया डिस्प्ले ओपन हो जाता है जिसमें हम बैंक रिकॉन्सिलेशन चूज़ करते हैं। ठीक है, और जब हम कंप्लीट कर देते हैं, लिस्ट ऑफ बैंक अकाउंट्स क्रिएटेड इन टैली वुड बी विजिबल। हमें दिखता है कौन कौन से बैंक अकाउंट हमने क्रिएट किए हैं, उसमें से हम बैंक रिकॉन्सिलेशन चूज़ कर लेते हैं जिस बैंक का हमें कराना होता है। ठीक है, फिर हमारा सेकेंड स्टेप है इंटर द अप्रोप्रिएट बैंक डेट। तो बैंक की एक अप्रोप्रिएट डेट हम इंटर करते हैं। फिर हम बैंक चार्जेस को फिलअप करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम क्रेडिटर्स डिटेल्स डालते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, प्रिंट द बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट रिपोर्ट, और सबसे लास्ट में हम बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट रिपोर्ट प्रिंट करते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली प्रैक्टिकल करने पे ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है। तो अभी तो बस आप शॉर्ट में समझ लीजिए कि हम पहले बैंक अकाउंट सेलेक्ट करते हैं, फिर हम अप्रोप्रिएट बैंक डेट डालते हैं, फिर हम बैंक चार्जेस फिलअप करते हैं, फिर हम क्रेडिटर्स की डिटेल डालते हैं, किन से हमें पैसे देने हैं, किनको किनको, और प्रिंट द बैंक, और सबसे लास्ट में हम बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट की रिपोर्ट को प्रिंट करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा 5 नंबर का है, जिसमें कह रहा है व्हाट इज द यूज ऑफ क्यूम आईपीएमटी फंक्शन, राइट एंड एक्सप्लेन इट्स सिंटैक्स। तो मतलब क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट के लिए ये फंक्शन यूज़ किया जाता है एक्सेल में। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो इन एक्सेल इट इज़ यूज टू कैलकुलेट द क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट पेड ऑन अ लोन और इन्वेस्टमेंट
बिटवीन द टू स्पेसिफिक पीरियड। तो अगर हमने मंथ में किया है या 12 मंथ में किया है तो उसके लिए हम क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट निकालते हैं। ठीक है, तो ये एक पावरफुल फाइनेंशियल टूल है जो कि हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग में मदद करता है और ये हमारी हेल्प करता है टू डिटरमाइन exactly how much total interest you will pay over a specific duration of loan such as fiscal year। तो हमें एक ईयर में कितना एग्जैक्ट अमाउंट इंटरेस्ट का पे करना है लोन के साथ, ये जानने में ये हमारी मदद करता है हमारा क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट का मेथड। ठीक है, तो अगर हम इसके सिंटेक्स की बात करें तो इसके लिए हमें इक्वल टू क्यूम IPMT लिख करके ब्रैकेट में रेट लिखना होता है, नेट पर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू, फिर स्टार्ट पीरियड और इन पीरियड और फिर टाइप करना होता है। ठीक है, तो ये हमारा सिंटेक्स होता है। अगर हम इसका डिटेल में समझें तो रेट में हमें इंटरेस्ट रेट लिखना होता है पर पीरियड के हिसाब से। उसके बाद नेट पर वैल्यू द टोटल नंबर ऑफ पेमेंट पीरियड हमें लिखने होते हैं। ठीक है, कि मंथ का है कि ईयर का है लोन। फिर हमें प्रेजेंट वैल्यू लिखनी होती है और द टोटल प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ द लोन हमें लिखना होता है। फिर स्टार्ट पीरियड में द फर्स्ट पीरियड फॉर द कैलकुलेशन पेमेंट आर नंबर्ड स्टार्टिंग फ्रॉम 1। तो कब से हमारा पीरियड स्टार्ट हो रहा है और पीरियड एंड कब हो रहा है ये लिखना होता है। ठीक है, फिर टाइप में हम क्या करते हैं, द टाइमिंग ऑफ द पेमेंट, पेमेंट की टाइमिंग लिखते हैं कि हमें एक महीने में करना है कि कितने दिन में पेमेंट करना है। ठीक है, तो ये हमारा बेसिकली सिंटैक्स होता है जिसमें हम रेट लिखते हैं, नेट पर वैल्यू हो गई, प्रेजेंट वैल्यू हो गई, स्टार्ट पीरियड कब से हमने स्टार्ट किया है लोन और कब एंड होगा और कब हमें इसका एक्चुअल में पेमेंट करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि है हमारा, ये सारे क्वेश्चन आपके 6 नंबर में पूछे गए हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक्सप्लेन द टर्म प्रोविडेंट फंड एंड टैक्स डिडक्शन एट सोर्स एज यूज्ड इन अ पेरोल कंप्यूटेशन। तो TDS तो हम पहले भी समझ चुके हैं, तो हमें प्रोविडेंट फंड समझते हैं। ठीक है, तो प्रोविडेंट फंड स्पेशली एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड होती है जो कि गवर्नमेंट इज अ गवर्नमेंट बैक मैंडेटरी रिटायरमेंट सेविंग स्कीम। तो ये गवर्नमेंट की मैंडेटरी रिटायरमेंट सेविंग स्कीम है जो हर एम्प्लॉय को करनी होती है। ठीक है, तो इट इज़ डिजाइन टू प्रोवाइड लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सिक्योरिटीज फॉर एम्प्लॉयज़ आफ्टर दे रिटायर और लीव सर्विस। तो ये एम्प्लॉयज़ के लिए फाइनेंशियल सिक्योरिटी के जैसा होता है लॉन्ग टर्म में। ठीक है, अगर वो रिटायर हो रहे हैं या लीव ले रहे हैं तो उसके लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा TDS आपको पता ही है कि आपकी मतलब एम्प्लॉय की सैलरी में से या उसकी इनकम में से जो टैक्स डिडक्ट किया जाता है वही आपका TDS होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें कह रहा है व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ NPV फंक्शन। तो एक्सेल में NPV फंक्शन जो कि नेट प्रेजेंट वैल्यू का फंक्शन है, इसका क्या यूज़ है और इसका एक्सप्लेन करना है हमको सिंटेक्स। ठीक है, तो NPV फुल फॉर्म है नेट प्रेजेंट वैल्यू फंक्शन इज यूज टू कैलकुलेट द करंट वैल्यू ऑफ एन इन्वेस्टमेंट। तो ये हमारे इन्वेस्टमेंट की करंट वैल्यू को कैलकुलेट करता है बाय डिस्काउंटिंग ऑल फ्यूचर कैश फ्लोज। ठीक है, तो इनफ्लो एंड एक्सपेंसेस बैक टू टूडेज डॉलर्स यूजिंग ए स्पेसिफिक इंटरेस्ट रेट। इट इज़ द गो टू टूल फॉर कैपिटल बजटिंग टू डिसाइड इफ़ अ प्रोजेक्ट इज़ प्रॉफिटेबल। कहीं ना कहीं इसके लिए हम अपने प्रोजेक्ट प्रॉफिटेबल है कि नहीं है उसका हम डिसाइड कर पाते हैं। ठीक है, तो पॉजिटिव नेट पर वैल्यू होती है और निगेटिव पर वैल्यू नेट पर वैल्यू होती है। तो पॉजिटिव की बात करें तो द इन्वेस्टमेंट इज एक्सपेक्टेड टू जनरेट मोर वैल्यू देन इट्स कॉस्ट। तो अगर पॉजिटिव आ रहा है तो मतलब हमारे इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा बेनिफिट हमको मिलने वाला है, और अगर निगेटिव आ रहा है तो मतलब इन्वेस्टमेंट हमने ज़्यादा किया है लेकिन उसका रिजल्ट नेट लॉस आएगा। ठीक है, तो ये हमारी इसमें मदद करता है। नेट प्रेजेंट वैल्यू इसके नाम से ही क्लियर है, तो ये हमें नेट प्रेजेंट वैल्यू बताएगा। इसका सिंटेक्स क्या है, तो इक्वल टू NPV लिखेंगे ब्रैकेट में रेट वैल्यू 1 वैल्यू 2 ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, तो अगर हम इसका समझें कि नेट रेट क्या होगा तो ये हमारा डिस्काउंट रेट या इंटरेस्ट रेट होगा ओवर 1 पीरियड। दिस रिप्रेजेंट द कॉस्ट ऑफ कैपिटल और द रिक्वायरमेंट रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, और वैल्यू 1 और वैल्यू 2 में क्या होगा, दीज आर द कैश फ्लोज। तो ये हमारा कैश फ्लो होगा, दे मस्ट बी इक्वली स्पेस्ड इन टाइम एंड अकर एट द एंड ऑफ ईच पीरियड। और फिर हमारा इनफ्लो या आउटफ्लो हो जाएगा इसमें। ठीक है, मनी कमिंग इन मनी गोइंग आउट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 11 है, जिसमें कह रहा है नेम एंड एक्सप्लेन द अकाउंट्स इन्वॉल्व इन अकाउंट ग्रुप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को एक्सप्लेन करना है। तो सीधी सी बात है, अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को एक्सप्लेन करेंगे तो हम ये बताएंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमारा प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाने से हमें अपने बिजनेस का नेट प्रॉफिट या नेट लॉस पता चलता है, और इसमें हम डेबिट साइड में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस दिखाते हैं और क्रेडिट साइड में इनडायरेक्ट इनकम दिखाते हैं। ठीक है, तो अगर हम अकाउंटिंग सिस्टम की बात करें जैसे कि आपका टैली हो गया, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक प्राइमरी ग्रुप होता है जो कि ऑलरेडी बना होता है अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में। ठीक है,
जो कि आइडेंटिफाई करता है हमारे बिजनेस का नेट रिजल्ट फ्रॉम ऑपरेशंस, ठीक है। तो फाइनेंशियल ऑपरेशंस बताता है, ठीक है। तो ये ग्रुप कंटेन करता है हमारे नॉमिनल अकाउंट, जो कि रिकॉर्ड करते हैं ऑल इनडायरेक्ट इनकम्स और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, और इन्हीं से डिसाइड होता है कि नेट प्रॉफिट हुआ है बिजनेस में या नेट लॉस हुआ है, ठीक है। तो इसमें हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस डेबिट साइड में दिखाते हैं, जैसे आपका रेंट हो गया, सैलरी हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी हो गया, इंश्योरेंस हो गया, आपका लॉस बाय फायर हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया, ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट है हमारा इनडायरेक्ट इनकम, जो कि हम क्रेडिट साइड में दिखाते हैं। इसमें आपका कमीशन रिसीव हो गया, डिस्काउंट रिसीव हो गया, रेंट रिसीव हो गया, ये सारी चीज़ें। और नेक्स्ट हम इसमें ग्रॉस प्रॉफिट या लॉस दिखाते हैं, जो कि ट्रेडिंग अकाउंट बनाने से हमको मिलता है, ठीक है। तो ग्रॉस प्रॉफिट होता है तो ग्रॉस प्रॉफिट दिखाते हैं, ग्रॉस लॉस होता है तो डेबिट साइड में उसको डालते हैं, और अगर ग्रॉस प्रॉफिट है तो उसको हम ट्रेडिंग अकाउंट से क्रेडिट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में करते हैं, जो कि टैली में प्राइमरी ग्रुप में बना होता है, और बाय डिफ़ॉल्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना होता है, हमें बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जिसमें पूछ रहा है गिव द मीनिंग ऑफ द टर्म पासवर्ड सिक्योरिटी। तो पासवर्ड सिक्योरिटी क्या है? तो सीधी सी बात है, पासवर्ड सिक्योरिटी एक स्पेसिफिक मेजर है जिसका यूज़ किया जाता है हमारे एक्सेस को रेस्ट्रिक्ट करने के लिए, कि यूज़र के अलावा और कोई पर्सन उस कंपनी को एक्सेस ना कर पाए, ठीक है। उसकी रेस्ट्रिक्शंस के लिए पासवर्ड सिक्योरिटी का यूज़ किया जाता है, ताकि हमारा जो फाइनेंशियल डेटा है वो सिक्योर रहे, ठीक है। हम जो अकाउंटिंग कर रहे हैं या ऑडिटिंग कर रहे हैं वो कोई और मॉडिफाई ना कर सके हमारे अलावा, ठीक है। तो इसी के लिए पासवर्ड सिक्योरिटी लगाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, अभी ये एक नंबर के भी क्वेश्चंस हैं, कुछ मुझे इंपॉर्टेंट लग रहे थे तो मैं लेती आई, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है द नीड ऑफ कोडिफिकेशन इज़ फॉर। तो कोडिफिकेशन की नीड क्यों पड़ती है? ताकि हमारे अकाउंट सिक्योर हो सकें और रिपोर्ट्स इजली बन सकें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है द प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग इनपुट डेटा विथ सम अननोन डेटा। तो इनपुट डेटा को किसी अननोन डेटा से कंपेयर करना ही क्या कहलाता है? डेटा वैलिडेशन कहलाता है, ठीक है। तो डेटा वैलिडेशन क्या है? तो बेसिकली डेटा वैलिडेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें इनपुट डेटा को चेक किया जाता है एक सेट ऑफ प्रेफर्ड रूल्स के हिसाब से, कि वो डेटा हमारे रूल्स और रेगुलेशंस के हिसाब से डाला गया है कि नहीं डाला गया है, ठीक है। वही हमारा डेटा वैलिडेशन कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर का, जिसमें कह रहा है लिस्ट 8 यूजेस ऑफ अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। तो हमें अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के 8 यूजेस लिखने हैं, ठीक है। तो अगर हम कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग या सॉफ्टवेयर की बात करें तो इट इज़ यूज टू ऑटोमेट रिपीटेटिव टास्क एंड प्रोवाइड रियल टाइम इंसाइट। तो बेसिकली सीधी सी बात है, ये हमारा टाइम बचाता है, और कम टाइम में हमारे रिपीटेटिव टास्क को हमें बार बार करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो पहला हमारा जो यूज़ है वो है कि हम अपनी ऑटोमेटेड बुक कीपिंग कर पाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम कह सकते हैं कि फाइनेंशियल रिपोर्ट्स हम जनरेट कर पाते हैं इसकी मदद से। हम अपने इन्वेंट्री को मैनेज कर पाते हैं इसकी मदद से। हम अपने टैक्सेस लगा पाते हैं, जीएसटी लगा पाते हैं इसकी मदद से। हम पेरोल की प्रोसेसिंग कर पाते हैं इसकी मदद से। इसकी मदद से इनवॉइस या बिल जनरेट कर पाते हैं इजली, ठीक है। हमें डेटा सिक्योरिटी और बैकअप मिलता है इसकी वजह से। हमें ऑडिट ट्रायल या ट्रैकिंग की फैसिलिटी मिलती है इसकी वजह से, ठीक है। तो आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए होगा तो मेरे टेलीग्राम चैनल @commerce by हर्षिता से जाके आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ मैं आपको उसी ग्रुप में शेयर कर दूँगी। और वीडियो अगर पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को शेयर करिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट बेनिफिट उठा सकें। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा आगे की और वीडियोज़ देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।